लेट अस स्टार्ट बी कीपिंग नाउ। एपिकल्चर जिसे हम बोलते हैं, हनी बीज को रियर करना ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। तो मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव, हम अलग अलग आर्टिफिशियल बी हाइव्स प्रिपेयर करते हैं और बी हाइव्स को हम ऐसे एरियाज में रखते हैं, ये मूवेबल होते हैं, है ना, इन्हें हम एपियरीज बोलते हैं। सो वी हैव डिफरेंट एपियरीज जो कि मूवेबल बी हाइव्स होते हैं। इन्हें हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स हमने लगाए हुए हों, गुड क्वालिटी प्लांट्स लगाए हों। यहाँ पे गुड क्वालिटी प्लांट्स से मेरा मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनका नेक्टर क्वालिटी अच्छा हो, क्योंकि जितना नेक्टर का क्वालिटी अच्छा होगा उतना ही हनी का प्रोडक्शन अच्छा होगा, हनी का टेस्ट अच्छा होगा। सो वी रियर ऑल दीज हनी बीज फॉर दिस पर्पस। हाई यील्ड कॉटेज इंडस्ट्री है और नॉट द लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हनी बीज को रखना है, उनको जो नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो देना है, रेस्ट एवरीथिंग दे विल डू, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एपिस इंडिका, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिजिनस वेराइटी ऑफ हनी बी। इसके अलावा हमारे पास एग्जॉटिक ब्रीड्स भी होती हैं। लेट अस सी ऑल दीज एग्जाम्पल्स। हनी बी में हमारे पास एक एपिस इंडिका है, एपिस फ्लोरे है, एपिस डॉर्साटा है। डॉर्साटा इज कॉमनली कॉल्ड एज रॉक बी, एपिस फ्लोरे इज ब्रिंगर बी एंड एपिस इंडिका इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन बी। ये सारी बीज जो हैं ये इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं, मतलब इंडिया की ही वेराइटीज़ हैं ये सारी हनी बी की। Then we have one another variety which is called as Apis mellifera. Apis mellifera is a European bee. इसके अलावा ये बी का स्पेशलिटी लेट अस टॉक अबाउट। हमारे यहाँ की जो बीज हैं they produce a good quality of honey in this environment, right? इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन वेदर क्लाइमेट में गुड क्वालिटी ऑफ हनी ये प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारी एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं वो एग्जॉटिक ब्रीड्स स्टिंगलेस होती हैं, दीज आर स्टिंगलेस बी। स्टिंगलेस होने से आप इन्हें हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये डंक नहीं मारेगी तो आप इन्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर लुकिंग फॉर दीज एग्जॉटिक ब्रीड्स। अब देखिए, जब हम हनी बीज को रियर करते हैं तो वी शुड नो देयर कॉलोनी डिटेल्स। ये जिस कॉलोनी में रहते हैं, बी हाइव में जो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ बीज मिलती हैं, हमें उनके बारे में जानकारी रखनी पड़ती है कि वो कैसी कैसी बीज हैं। जैसे 3 मेंबर्स इस बी हाइव में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, एक है क्वीन, दूसरा है ड्रोन और तीसरा है वर्कर बी, राइट? सो वी हैव 3 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बीज, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर बी। क्वीन बी जो है इसका साइज़ बाकी सारी बीज के कंपैरिजन में बड़ा होता है। और ये कैसी होती है? इट इज़ बेसिकली अ फीमेल, क्वीन इज़ फीमेल और ये फर्टाइल फीमेल होती है, मतलब इट कैन रिप्रोड्यूस। ये मेल्स के साथ मेटिंग करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी और उससे नई जनरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो क्वीन बी बेसिकली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली बी है। ड्रोन्स जो है दीज आर मेल्स, और ये मेल्स कैसे हैं? ये फीमेल को फर्टिलाइज करने में केपेबल हैं, दे आर हैप्लॉइड बट, ओके। जो क्वीन है इट इज़ डिप्लॉयड, लेकिन मेल्स बी जो हैं, मेल ड्रोन्स जो हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर बट देन दे कैन फर्टिलाइज द फीमेल बी। तो फीमेल के साथ फर्टिलाइज करेंगे और उससे नए लार्वा प्रिपेयर होंगे, मतलब फर्टिलाइज्ड एग होंगे एंड दे विल डेवलप इनटू लार्वा। एक्चुअली जो मेल ड्रोन्स होते हैं या जो मेल हनी बीज होते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? जिस समय जो एग है वो एग अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब अभी उसमें स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है, मेल क्रोमोसोम्स उसने रिसीव नहीं किए हैं। उस केस में अगर अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाए तो इट विल गिव राइज टू ड्रोन। रिमेंबर दैट, अनफर्टिलाइज्ड एग जब डेवलप हो जाएगा तो वो ड्रोन्स का फॉर्म ले लेगा, ड्रोन्स प्रिपेयर कर देगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज वर्कर बी विच इज स्टेराइल फीमेल। ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती,
राइट. सो दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स. ये फर्टिलाइज्ड एग से ही प्रिपेयर होती हैं, लेकिन ये स्टेराइल होती हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. इनके माउथ पार्ट्स और जो लेग्स होते हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि ये नेक्टर और पोलन का कलेक्शन अच्छे से कर सके. तो नेक्टर और पोलन के कनेक्शन के लिए इनके जो अपेंडेजेस है, जो पार्ट्स है, माउथ पार्ट्स एंड एवरीथिंग, इट गेट्स मॉडिफाइड so that they can collect nectar from the nearby regions, right? So nectar collection का काम इनका रहेगा, nectar या pollen collection का काम इनका रहेगा, fertilization का काम इन दोनों का रहेगा. क्वीन बी एक ही होती है पूरे के पूरे बी हाइव में, एंड रेस्ट ऑफ द बीज विल बी वर्कर बी. सो वर्कर बी विल बी मोर इन नंबर. दिस इज हाउ दीज बीज दे लुक लाइक. ड्रोन थोड़ा मोटा होगा, क्वीन बी बड़ी होती है, वर्कर छोटी होती है, राइट? दिस इज़ हाउ दे लुक लाइक. तो कुछ अलग अलग पॉइंट्स हमें बी कीपिंग में याद रखना है. आपको पता होना चाहिए कि बीज का नेचर कैसा है, किस जगह पे वो रहना पसंद करती हैं, कैसा हैबिटेट उन्हें पसंद है. सूटेबल लोकेशन आपको चूज़ करनी पड़ेगी बी हाइव को रखने की, एंड दैट सूटेबल पोजिशन विल बी वॉट? It would be that area which will be having more number of plants, trees with good quality of nectars and pollens. फिर इनको बी हाइव्स को या बीज को कैच करना, इनके पूरे के पूरे ग्रुप को कैच करना, विच इज़ कॉल्ड अ स्वार्मिंग. ये स्वार्मिंग आपको पता होनी चाहिए कैसे करना है. अलग अलग सीजन्स में बीज को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज बीज विल नॉट बी एक्टिव थ्रू आउट द ईयर. तो अलग अलग सीजन्स में आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है, यू शुड नो दैट, राइट? हनी का कलेक्शन एंड एवरीथिंग शुड बी नोन टू द पर्सन. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं. मोस्टली हम हनी की क्वालिटी बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो हनी की क्वालिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आपने बहुत अच्छा प्लांटेशन आसपास किया है, बहुत अच्छा नेक्टर अवेलेबल है, तो अच्छी क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रिशियस हनी, टेस्टी हनी मिलेगा. इसके अलावा हमें उस कंडीशन को, मतलब प्लांटिंग गुड क्वालिटी ऑफ ट्रीज इन द सराउंडिंग इज नोन एज पास्चुरेज. इसके अलावा हम हनी बी से बी वैक्स भी ऑब्टेन करते हैं. बी वैक्स बेसिकली थोड़ा बहुत मेडिसिनल पर्पस बट मेजरली कॉस्मेटिक पर्पस में यूज़ होता है. हनी जो है इट इज़ मोर फॉर मेडिसिनल पर्पस, न्यूट्रिशियस होता है, इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस, एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है ये. बी वैक्स जो है ये कॉस्मेटिक्स और पॉलिशेस में यूज़ होता है. हनी बीज क्रॉप की यील्ड को बढ़ा देती हैं. कैसे? पॉलिनेशन करके. तो जहाँ जहाँ ये हनी बीज ट्रैवल करेंगी वहाँ वहाँ अपने साथ पोलन ग्रेन्स को लेके जाएंगी, और जहाँ जहाँ ये पोलन ग्रेन्स को लेकर जाएंगी वहाँ वहाँ पे दे विल स्टार्ट इंड्यूसिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इसीलिए ये प्रोडक्टिविटी फील्ड की बढ़ा देती हैं. इफ़ेक्टिव पॉलिनेटर्स हैं क्योंकि ये श्रब्स हों, क्रॉफील्स हों, या फ्रूटोकार्ड्स हों, या ऑर्किड्स हों, बड़े बड़े ऑर्किड्स हों, बड़े बड़े, उन सभी जगहों पर ये स्प्रेड करती हैं अपने पोलन ग्रेन्स को, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर वेरी हेल्पफुल. हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ फिशरी. कीपिंग फिशेज़ और रियरिंग एंड ब्रीडिंग फिशेज़ इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज पिसिकल्चर. लेकिन पिसिकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्वा कल्चर भी है, या यूँ कह लीजिए एक्वा कल्चर का एक एस्पेक्ट पिसिकल्चर भी है. तो फिशेस को रियर करना, वो चाहे मराइन फिशेस हों चाहे फ्रेश वाटर फिशेस हों, उसे हम बोलते हैं पिसिकल्चर. सो दिस इंडस्ट्री इज़ टोटली डिवोटेड टू रियरिंग, इन्हें पालना, पकड़ना, और फिर उसके बाद इन्हें रिप्रोडक्शन करवाना, दैट इज़ प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज पिसिकल्चर. और एक्वा कल्चर में हम सारे एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे वो क्रस्टेशियंस हों, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये सब कुछ, इन सब को रियर करना ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज फिशरी. फिशरीज़ में हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस टाइप के फ़िश को कल्चर करना चाहते हैं, उस टाइप के हैबिटेट में ही उन फिशेस को कल्चर करना है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर कुछ फिशेस फ्रेश वाटर फिशेस हैं, उन फिशेस को हमें फ्रेश वाटर में ही कल्चर करना पड़ेगा. सो फ्रेश वाटर फिशेस बेसिकली जैसे हमारी रोहू, काटला एंड मृगल है. रोहू, काटला एंड मृगल.
ये फिशेस फ्रेश वाटर फिशेस होने के साथ साथ दीज आर इंडिजिनस फिशेस एज वेल। इंडिजिनस फिशेस से हमारा मतलब है ऐसी फिशेस जो इंडिया की वेराइटीज़ हों, उन्हें हम बोलते हैं इंडिजिनस फिशेस। सो ऑल दीज फिशेस दे आर इंडिजिनस स्पीशीज। काटला, रोहिता, लेबियो रोहिता विच इज़ कॉल्ड एज रोहू, कालबसू एंड मृगल, मागुर, ऑल दीज आर इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल। आप इनके कॉमन नाम भी याद रखें तो चलेगा, साइंटिफिक नेम न भी याद है तो इट्स ओके। एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम्स मेंशन नहीं है। एग्जॉटिक ब्रीड का मतलब है जो यहाँ की फिशेस नहीं है, जैसे सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये फिशेस इंडिया की वैरायटी नहीं होने से वी कॉल देम एज एग्जॉटिक ब्रीड्स, बट स्टिल वी रेयर देम, राइट। कंजम्पशन के लिए वो यूज़ की जाती हैं। देर आर सर्टन फिशेज जैसे बॉम्बे डक है, बॉम्बे डक, हिल्सा, सार्डीन, मैक्रील, ये सारी फिशेस हमारी मराइन फिशेस हैं। जो फिशेस बहुत अच्छा ऑयल का सोर्स हैं, मतलब दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपिड्स, लो डेंसिटी लिपिड्स को कम करता है। लो डेंसिटी लिपिड्स आर मोर इंजूरियस टू आवर बॉडी, मोर हार्मफुल। उन्हें कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमें फिशेस से मिलता है वो हम ऑब्टेन करते हैं, ये मराइन फिशेस से मिलता है। साल्मन, हिल्सा, मैक्यूरियल, सार्डीन, बॉम्बे डक, ऑल दीज आर द मराइन फिशेस। पॉम्फर्ट, इवन पॉम्फर्ट जो है ये फॉरेनर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की है, गोवा में भी इसका कल्टिवेशन काफ़ी होता है। मैक्रियल एज वी ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज हाउ दे लुक्स लाइक। सबके वैसे आइडेंटिफाइंग फीचर्स अलग अलग हैं विच यू नीड नॉट टू रिमेंबर ऑफ कोर्स। प्रोडक्ट्स जो हमें फिशरीज से मिलते हैं वो जैसे हम कुछ एडिबल ऑयस्टर्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, प्रॉन्स हैं, इवन स्नैक्स हैं। वैसे स्नैक्स फिशेस में नहीं आते बट एक्वाकल्चर का एक छोटा सा पार्ट स्नैक्स हैं, दे आर रेप्टाइल्स बेसिकली। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इन एनिमल्स को कंज्यूम किया जाता है, तो इन एनिमल्स को हम डायरेक्टली इनके सोर्स से ही ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे मराइन वाटर में है तो वी जस्ट यूज़ द नेट टू कैप्चर दीज एनिमल्स, राइट। दिस इज़ हाउ वी डू दैट, है ना। दिस इज़ द कंप्लीट इंडस्ट्री, एंटायर इंडस्ट्री। इस तरीके के केजेस होते हैं जो केजेस सी शोर्स के आसपास इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जहाँ पे पानी का फ्लो कॉन्स्टेंटली बना रहता है और फिशेस को एक नेचुरल इन्वायरमेंट फील होता है। बट येस ऑफ कोर्स द सराउंडिंग्स विल बी कन्फाइंड। यहाँ पे इन्हें रेयर किया जाता है एंड देन वी ऑब्टेन सो मेनी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ देम। इनकी बोन, इनकी स्किन, इनके अंदर का फ्लैश, इनके अंदर का लिवर इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट ऑफ ऑयल, उसी से ओमेगा 3 फैटी एसिड की टैबलेट्स बनती हैं। स्किन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कोलेजन हियर। कोलेजन एक फाइबर होता है जो स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़फुल है। काइटिन भी इनके फिन्स में, इनकी स्केल्स में, नॉट फिन्स में, स्केल्स में काइटिन प्रेजेंट होता है विच इज़ अ वाटरप्रूफ सब्सटेंस, यू नो दैट। एक्सोस्केलेटन है वो कई एनिमल्स का। हेड जो है इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्यूफा, राइट। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, प्यूफा। तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें फ़िश में ऑब्टेन होते हैं, देयरफॉर वी रियर दीज फिशेस ऑन अ लार्ज स्केल। इन फिशेस के अलावा हम एक्वाकल्चर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि एक्वाकल्चर में हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रियर किया है। एक्वाकल्चर इज़ रियरिंग और कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स, वी कॉल इट एज एक्वाकल्चर। इस तरीके से शोर्स पे एक्वाकल्चर की नेट्स या चेम्बर्स बिछाए जाते हैं। इसके अलावा कैचमेंट एरियाज भी होते हैं जहाँ पर जाकर फिशेस को पकड़ा जाता है। So pisciculture will be exclusively for fishes. It is rearing, cultivation and breeding of fishes is exclusively called as pisciculture. यहाँ पे fishes की total yield को बढ़ाने पे ध्यान दिया जाता है। तो you can observe in this picture कि थोड़ा सा एरिया है और कितनी सारी फिशेस एक साथ मिल रही हैं आपको। This is how we increase their number over here. एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग क्या प्रोसीजर है और क्यों अडॉप्ट की जाती है। तो एनिमल्स को ब्रीड करना या उन्हें इस तरीके से सेलेक्ट करना कि हमें प्रोडक्ट की रिकवरी अच्छी हो सके, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हम यहाँ पे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या एनिमल ब्रीडिंग कर रहे हैं। एनिमल ब्रीडिंग करने के पहले आपको ब्रीड क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रीड का मतलब है एक ऐसा एनिमल्स का ग्रुप जो कि रिलेटेड है,
मतलब जिनका अपीयरेंस, फीचर, साइज ये सब कुछ आपस में रिजेंबल करता है, रिलेटेड है, इसी को हम बोलते हैं ब्रीड। मतलब सिमिलर एनिमल्स को हम एक ही ब्रीड में रख सकते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक जनरल होंगे, राइट? तो उसे हम बोलेंगे ब्रीड। अब अगर हम एनिमल ब्रीडिंग की बात करें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, एनिमल ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला रीजन, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं शीप को रेयर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उससे वूल का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। अगर मैं कैटल्स को रेयर करना चाह रही हूँ या रेयर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उनसे मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सो वट एवर इज द प्रोडक्ट, उसका यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम एनिमल्स को ब्रीड कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करते ही हैं सो दैट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, प्लस हम डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करते हैं क्योंकि ये डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है नेचर में अपने आप को अडॉप्ट करके रख पाएंगी। मतलब कोई भी पैथोजन इन्हें इजीली अटैक नहीं करेगा और ये नेचुरली ही अपने आप को सेव कर लेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे एक बायोटेक्नोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एक जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है विच इज कॉल्ड एज बीटी कॉटन या बेसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया से एक जीन आइसोलेट किया गया है और इस जीन को जब हमने एक्सप्रेस किया, किसी भी वैरायटी में एक्सप्रेस कीजिए, प्लांट्स में कीजिए या हर वैरायटी के प्लांट्स में कर लीजिए, ये वहाँ पे डिसीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब बीमारी से बचाने का काम कर रहा है। तो वैसे तो ये बायोटेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेंट है, नेचर में ये प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये जीन एक्चुअली किसी में प्रेजेंट है तो ये बेसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, राइट? तो ये हम डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑब्टेन करने के लिए करते हैं हाई रिप्रोडक्टिव रेट, क्योंकि अगर हमारे फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी पास ऑन हो, राइट? तो हम चाहते हैं कि उनका रिप्रोडक्टिव रेट कैसा रहे, हाई रहे, लॉन्गर प्रोडक्टिविटी स्पैन, काफी लंबे समय तक प्रोडक्ट की यील्ड हमें उनसे ऑब्टेन होती रहे। सो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव कि वो डिसीज रेजिस्टेंट रहे प्लस हाई यील्डिंग रहे। सो इन सारे पर्पस, इन सारे रीजंस के कारण हम एनिमल्स को ब्रीड करना चाहते हैं या ब्रीड करते हैं। अब अगर हम कुछ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिफाइन कर चुके हैं कि ये टेक्निक्स की मदद से हम हमारी चॉइस का इंडिविजुअल ऑब्टेन कर पाते हैं, राइट? नेचर में तो बच्चों जब भी मेटिंग की प्रोसेस होगी तो वो रैंडम होगी, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को करवा रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को करवाने के लिए ये दो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज artificial insemination, abbreviated as AI, and another is multiple ovulation embryo transfer technology, that is what is referred as MOET, राइट? तो ये दो टेक्निक्स हैं, हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमेन को इंजेक्ट करना। तो सीमेन क्या है? जिसके अंदर बहुत सारे मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं उसे हम सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर इंजेक्ट करना और वहां पे नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन होने देना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम क्या करेंगे, हम एक एलीट बुल चूज करेंगे। एलीट बुल इसलिए क्योंकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब रेज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेनिफिशियल हैं। तो हम एक बुल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका सीमेन, द सीमेन दैट कैरीज मेल गैमीट विच इज कॉल्ड एज स्पर्म, ये सीमेन आइसोलेट किया जाएगा और इसे क्रायो प्रिजर्व करेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है लिक्विड नाइट्रोजन पे इसे स्टोर करना। लगभग 190 से 192 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसे स्टोर करना इज नोन एज क्रायो प्रेजर्वेशन। तो हम जो सीमेन है
उसे एलीट बुल से आइसोलेट करने के बाद उसे स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर ऑन, राइट। उसके बाद फिर हम इसे जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई सरोगेट मदर या कोई मदर अवेलेबल है, तो उस मदर के अंदर ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के बाद, मतलब हमें पहले उसके अंदर ओव्यूलेशन इंड्यूस करना पड़ेगा। ओव्यूलेशन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ ओवम, राइट, इट इज व्हाट इज रेफर्ड एज प्रोडक्शन ऑफ ओवम। तो जैसे ही फीमेल ने ओवम रिलीज किया है, उसके अंदर स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इन दोनों गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट डेवलप होगा, जो आगे चल के एम्ब्रियो और फिर फीटस में कन्वर्ट होगा, राइट। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल दोनों के बीच में मेटिंग करवाई है, बट आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं। यहाँ पे नेचुरल मेटिंग को बाईपास करते हुए सिर्फ सीमेन को इंजेक्ट किया गया है। मदर ने, या जो काऊ है, जो फीमेल काऊ है, उसने ओव्यूलेशन किया हुआ है, ओवम अवेलेबल है और इस ओवम के साथ स्पर्म्स का फ्यूजन होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज AI। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप किसी एक बुल का सीमेन लेके रख लें और फिर इस सीमेन को आप ट्रांसपोर्ट करके दूसरी सिटीज में भी भेज सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ये प्रोसेस कैरी आउट करवानी हो, राइट। तो आपको हर बार सीमेन को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बुल सेलेक्ट कीजिए, उसमें से आइसोलेट कर लीजिए एंड यूज इट फॉर एवर, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज इंजेक्टेड। जो यूटरस है उसमें सीमेन को प्लेस कर दिया जाता है एंड फ्रॉम देयर द स्पर्म्स माइग्रेट एंड फर्टिलाइज द ओवम। दिस इज वन ऑफ द पिक्चर विच इज शोइंग यू कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन को इंजेक्ट कैसे किया जाता है। सो एक कैथेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइनल पोर्शन से और यूट्रस में इस तरीके से स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाता है। Now let us talk about multiple ovulation embryo transfer technology. यहाँ पे हमें एक सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल आइडेंटिफाई करना है। ऑफ कोर्स, जिस सुपीरियर क्वालिटी मतलब वो जिसका मिल्क यील्डिंग कैसा है, हाई है, मिल्क यील्डिंग जिसका बाकी सबसे बेटर है, यूं कह लीजिए लेक्टेशन पीरियड अच्छा है, लॉन्ग लेक्टेशन पीरियड है, तो वो फीमेल हमने सिलेक्ट की है। उसके अंदर हमने FSH लाइक हार्मोन इंट्रोड्यूस किए हैं। FSH से मिलते जुलते हम आर्टिफिशियल हार्मोन प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कॉल इट एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा करने से जो फीमेल एक या दो ओवम प्रिपेयर करती थी, वैसे तो एक ही ओवम प्रिपेयर करती थी, वो अब 6 से 8 ओवम एक साथ एक सिंगल साइकिल में प्रिपेयर कर सकती है। हो गए ना मल्टीपल ओव्यूल, राइट। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन टेक्नोलॉजी से नाम ही इसीलिए दिया है कि एक जो फीमेल है, इट इज गोइंग टू प्रिपेयर मोर ओवम्स, राइट। एंड देयरफॉर ये प्रोसेस होने के बाद व्हेन यू हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ओवम, आप यहाँ पे अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। हम चाहें तो एक एक ओवम को आइसोलेट कर लें और एक एक ओवम को स्पर्म्स के साथ फ्यूज करवाएं। ऐसा करवाने से क्या होगा, आप यहाँ पे एक सरोगेट मदर भी चूज कर सकते हैं। कितनी भी सरोगेट मदर चूज कर सकते हैं। ये सरोगेट मदर वो होंगी जिन्हें सिर्फ काफ को बर्थ देना है, जिन्होंने एक्चुअल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो ना तो सुपीरियर क्वालिटी की है, राइट। लेकिन फिर भी हम इन्हें चूज कर रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग बर्थ टू द काफ, दैट्स इट। उसके बाद फिर इन्हें फ्री कर दिया जाता है। सो बेसिकली ओवम बहुत सारे प्रिपेयर करने के बाद इन्हें आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है एंड देन नॉन सर्जिकल मेथड से, मतलब कोई सर्जरी परफॉर्म किए बिना सिर्फ सिरिंज की मदद से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद अलग अलग काउस को सरोगेट मदर के फॉर्म में चूज करके उनके अंदर इन्हें इम्प्लांट कर दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज MOET, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। दिस इज हाउ द पिक्चर शोज यू। ये डोनर फीमेल है,
जिसके अंदर हमने सुपर ओव्यूलेशन करवाया है, उसके बाद हमने एग्स को कलेक्ट किया है और फिर इन एग्स पे हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को रिलीज किया है। एम्ब्रियो बनेंगे, इन एम्ब्रियोज को कलेक्ट किया गया है, कुछ एम्ब्रियोज को हम सरोगेट फीमेल्स में ट्रांसफर करके बर्थ करवा लेंगे काफ का, और कुछ को हम फ्रीज करके प्रेजर्व कर लेंगे, फ्रोजन एम्ब्रियो के फॉर्म में हम उन्हें रख लेंगे। सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस लुक्स लाइक। सो MOET का बेस्ट एप्लीकेशन हमारी NCERT में ये सारी एग्जाम्पल्स मेंशन हैं, इन सभी एनिमल्स में हम करवा चुके हैं। कैटल्स, मेयर्स, शीप, रैबिट, इन सब के अंदर MOET परफॉर्म हुआ है। गोनाडोट्रोफिन और FSH लाइक हार्मोन, इनको इंट्रोड्यूस करके, गोनाडोट्रोफिन्स आर द मेन हार्मोन्स, राइट, दे आर द बेस ऑफ ऑल द हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन्स। सो इन्हें इंट्रोड्यूस करके ओव्यूलेशन करवाया जाता है, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस works. So superior cow which have high lactation period मतलब milk giving period, right? टर्म याद रखिएगा, ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मिल्क गिविंग। इसके अलावा सुपीरियर बुल मतलब जिसका मीट जो है वो हमें अच्छी क्वांटिटी में मिले बट उसमें फैट्स कम हो, लिपिड कम हो, ऐसे बुल को हम एलीट बुल बोलते हैं। इन दोनों के रिप्रोडक्शन से हो सकता है हमें ये बीच के कैरेक्टर्स वाला कोई काफ मिल जाए, और अगर ऐसा होता है सो दिस काफ विल बी हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, राइट। यहाँ फीमेल के भी वो कैरेक्टर्स होंगे, मेल के भी कैरेक्टर्स इस काफ के अंदर एक्सक्लूसिवली आपको दिखाई देंगे। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ all these type of experiments, मतलब MOET या multiple ovulation plus artificial insemination के benefits, right? Let us see a question related to this. Which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology? So the options are in front of you. Cow में हम LH like hormone introduce करते हैं, 6 से 8 egg at a time cow yield करती है, right? Cow is fertilized by artificial insemination. Fertilized eggs are transferred to surrogate mother at 8 to 32 cell stage, right? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा हार्मोन यहाँ पे गलत इंजेक्ट हुआ है। अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे जो हार्मोन इंट्रोड्यूस होगा दैट वुड बी FSH लाइक एंड नॉट LH लाइक। LH होता है बेटा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज करवाता है, मतलब ओवम को रिलीज करवाता है, राइट, ओव्यूलेशन सर्ज, राइट। लेकिन हमें कौन सा हार्मोन चाहिए, दैट इज FSH which will be helpful in the maturation of multiple follicles, isn't it? और जब multiple follicles mature होंगे तो ही तो multiple ovules होंगे, इसलिए the right option would be A. So I hope this is clear. This is the explanation which I have already given you, right? So we need a FSH like activity hormone. Let us move to the another topic which is controlled breeding experiments. भाई नेचर में तो ब्रीडिंग होता ही है, लेकिन हम ब्रीडिंग कैसा करेंगे भाई? हमें ब्रीडिंग जब करना है तो हमें कंट्रोल्ड करना है। रीजन, हम अगर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट फॉलो करेंगे तो हम हमारी चॉइस से करेंगे ना, हम फादर भी अपनी चॉइस से लेंगे, हम मदर भी अपनी चॉइस से लेंगे, और फिर इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर डेफिनेटली कैरेक्टर्स कैसे होंगे, मिक्स्ड कैरेक्टर्स होंगे। सो इसीलिए हम इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। सो ये जो हमने दोनों मेथड्स ली हैं ये सिर्फ इसीलिए ली थी क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड MOET हमने इसीलिए लिया था क्योंकि हम हमारी चॉइस इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो फॉर एग्जांपल जब आप AI फॉलो करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो यहाँ पे एज आई ऑलरेडी मेंशन वन बुल कैन फर्टिलाइज मोर देन वन काउ एंड इवन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, even at different places, even in different countries, राइट? हो गया ना बेनिफिट। आपने सिर्फ एक बार चूज किया, एक बार उसे प्रूव कर दिया, एनालाइज कर लिया, प्रूव कर दिया, उसके बाद आप उसे वर्ल्ड में कहीं भी यूज करें, इट विल वर्क, isn't it? So that is one of the advantage. MOET का हमारे पास एडवांटेज है कि यहाँ पे हम हर्ड साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में, और जो मदर है वो जेनेटिक मदर एक बार आपने यूज़ कर ली, फिर उसके बाद आप सरोगेट मदर यूज़ करने वाले हैं,
जेनेटिक मदर का यूज एक ही बार हुआ और उसके बाद आप तुरंत ही उसे दूसरे ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं. सो दिस मदर वुड बी अवेलेबल at any point of time, while surrogate mother will be blocked till gestation periods end. राइट, तो जब तक काफ का बर्थ नहीं हो जाता तब तक जो सरोगेट मदर्स हैं वो बिजी रहेंगी, ब्लॉक रहेंगी. यू कैन नॉट यूज देम इन अनदर एक्सपेरिमेंट्स, बट जेनेटिक मदर सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए अवेलेबल है. सो दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ MOET. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो सक्सेस रेट है क्रॉसिंग का वो फिर भी कंपैरेटिवली लो होता है. सी, if we talk about, or if we rather compare it from the natural method, I'm so sorry, it is natural, consider it to be natural. So अगर नेचुरल प्रोसेस से आप इसे कंपेयर करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक बेटर मेथड है, लेकिन फिर भी इसका सक्सेस रेट कम ही होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअली ओव्यूलेशन हो चुका है, उसी टाइम पे ओवम अवेलेबल है या नहीं है. ओवम अवेलेबल हो भी सकता है, लेकिन क्या ओवम के साइटोप्लाज्म की क्वालिटी जो है वो अच्छी है या नहीं है. सो ये सब कुछ बहुत मैटर करेगा इसके सक्सेस रेट को डिफाइन करने में. लेकिन अगर मैं MOET की बात करूं तो MOET का डिसएडवांटेज या लिमिटेशन मेरे पास क्या है कि ये मैं कैटल्स के लिए तो बहुत अच्छे से यूज कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट यूज इट फॉर फिशेस एंड बर्ड्स. तो पिसीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग में मुझे इनके एप्लीकेशंस थोड़े से कम मिलेंगे. राइट, सो हमें हर टेक्निक का लिमिटेशन पता है और अकॉर्डिंगली ही हम उसे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर पाते हैं. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. नाउ वी नीड टू गो फॉर सिलेक्टिव ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन. भाई ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन से हमारा मतलब हम एनिमल्स को उनके नेचुरल तरीके से ही ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनके अंदर कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस हो जाएं. Isn't it? देखिएगा नेचुरल तरीके से ये थोड़ा सा डिफर करता है, हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहली टेक्निक सिलेक्टिव ब्रीडिंग की है हमारे पास इन ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग का मतलब होता है बहुत क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स को आपस में ब्रीड करवाना. देखिए ये तो तय रहा कि उनकी ब्रीड सेम रहेगी, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड भी होना चाहिए. राइट, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक वो आपस में काफ़ी सिमिलर होने चाहिए, कहीं ना कहीं उनका लिंकिंग होना चाहिए. तो अगर आप मेटिंग करवाते हैं बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड, ब्रीड हैज़ टू बी सेम, रिमेंबर दैट. 4 to 6 जनरेशन तक अगर आप इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं तो इनके अंदर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है. भाई बार बार 4 से 5 6 जनरेशन तक आपने उन इंडिविजुअल्स को ब्रीड करवाते रहे तो उससे क्या होगा, जीन वहीं रोटेट होता रहेगा. इजंट इट? पॉपुलेशन में कोई भी जीन बाहर से एंटर कर ही नहीं पा रहा है, और क्योंकि पॉपुलेशन में कोई भी जीन बाहर से एंट्री ही नहीं कर रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे होमोजाइगोसिटी जो है दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड. तो इसका बेनिफिट क्या मिला मुझे? प्योर लाइन्स. राइट, आई वुड बी एबल टू ऑब्टेन प्योर लाइन्स, मतलब होमोजाइगस जीन्स मुझे मिल जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. अगर आपको कोई जीन आपके चॉइस में दिख रहा है कि ये जीन मेरे लिए फेवरेबल है और मैं इस जीन को प्रिजर्व करके रखना चाहती हूँ नेचुरल फॉर्म में ही, तो मैं क्या करवा सकती हूँ, उन इंडिविजुअल्स को इन ब्रीड करवा सकती हूँ. इन ब्रीड मतलब जहाँ पे सिमिलर या क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को 4 से 6 जनरेशन तक हम बार बार आपस में ब्रीड करवा रहे हैं. राइट, द अनदर इज आउट ब्रीडिंग. यहाँ पे दो ऐसी ब्रीड ले लीजिए, फिर से बात वही है, ब्रीड सेम रहेगी लेकिन दो ऐसी ब्रीड ले लीजिए जिनका आपस में कोई कॉमन एंसेस्टर रिसेंटली नहीं दिखाई दे रहा हो. मतलब क्या है, देखना समझना जरा, ये A और B, इन दोनों का ऑफस्प्रिंग है C. इस C को ब्रीड करवा, सपोज ये C D E ऐसे है, ठीक है. अब आप C और D को ब्रीड नहीं करवा सकते. क्यों? क्योंकि इनका रीसेंट एंसेस्टर कॉमन हो रहा है, दैट इज A एंड B.
जबकि यहाँ मेरे पास ये लिमिटेशन नहीं था, isn't it? यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशन क्या है, रीसेंट एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, आपस में एक जैसे नहीं होने चाहिए, और फिर जब आप ब्रीड करवाते हैं, ठीक है, या जब आप इन्हें डिफरेंट ब्रीड्स में करवाएंगे या डिफरेंट स्पीशीज में ब्रीड करवाएंगे, यहाँ पे आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है, आइदर इट हैज टू बी ऑफ सेम ब्रीड बट कॉमन एंसेस्टर रीसेंट ना हो, या फिर आपको वेरिएशन लाना ही है, आप चेंजेस लाना ही चाहते हैं, तो आप क्या काम करें, आप डिफरेंट ब्रीड्स ले लें, आप डिफरेंट स्पीशीज ले लें। ऐसा करने से भी आप आउट ब्रीडिंग कर सकते हैं। सो वन वी हैव टॉक्ड अबाउट इज इन ब्रीडिंग एंड अनदर इज आउट ब्रीडिंग, राइट? सो इन ब्रीडिंग का बेनिफिट क्या है, प्योर लाइन्स मिलेंगे, और आउट ब्रीडिंग का बेनिफिट मेरे पास क्या है, अगेन देयर विल बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स आई वुड बी हैविंग। तो चलिए इन ब्रीडिंग को एक बार फिर से देखेंगे, इसके एडवांटेजेस। इन ब्रीडिंग जो है ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर देती है, बिकॉज सुपीरियर जीन्स यहाँ पे एक्सप्रेसिव होंगे। एज आई टोल्ड यू कि मैंने अगर जीन्स चूज कर लिए हैं तो अब मैं उन्हें बार बार ब्रीड करवा के वहीं नेचुरल फॉर्म में प्रिजर्व करना चाह रही हूँ या कर पाऊंगी। तो सुपीरियर जीन्स जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह जो हार्मफुल जीन्स है, सपोज कोई डिसीज कॉजिंग जीन्स है या फिर कोई म्यूटेंट जीन है, ये म्यूटेंट जीन जो है ये इलिमिनेट हो सकता है, निकल सकता है पॉपुलेशन से। रीजन, अगर आप कोई दूसरे इंडिविजुअल से क्रॉस करवाएंगे, सपोज ये ए और बी को क्रॉस करवाया और यहाँ पे मिला सी, अगर ए और बी के पास कुछ रेसेसिव जीन्स हैं, ठीक है, तो ये सी के पास जो रेसेसिव जीन है ये हो सकता है न भी आए। तो अगर मेरे पास यहाँ पे इंडिविजुअल कुछ ऐसा आया है, आई हैव टेकन अप अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो सपोज ये अगर ऐसा आया है, तो जो रेसेसिव जीन है वो आपको एक्सप्रेस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। रेसेसिव जीन किस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, बस इसी कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। तो अगर आपको कोई एक ऑफस्प्रिंग रेसेसिव दिख गया है तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए, और जो बचे हुए पेरेंट्स हैं, सॉरी ऑफस्प्रिंग्स हैं, उन्हें आप रख लीजिए। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन, ही मैंने एक एग्जांपल लिया है बस, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस के आपको इंडिविजुअल्स मिलेंगे। तो यहाँ इस प्रोसेस में रेसेसिव जीन को आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। लेट अस टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। इन ब्रीडिंग बहुत लंबे समय तक अगर आप करवाते रहें तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फॉरेन जीन एंट्री नहीं कर रहा है, और अगर यहाँ कोई फॉरेन जीन एंट्री नहीं कर रहा है तो नए कॉम्बिनेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर नए कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ जनरेशन्स के बाद एक डिप्रेशन आना शुरू होगा जीन्स में, जिसे हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आईडी। वी कॉल दिस एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार क्लोज ब्रीडिंग्स करवा के हमने इनके अंदर कोई नए फॉरेन जीन का एंट्री का स्कोप ही बंद कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई नई जीन आपको नहीं दिखाई देगा। वी कॉल इट एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक तरीका भी है। देखिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पहली बात तो दूर करना क्यों है, रीजन, या तो वो प्रोडक्टिविटी गिरा रहा होगा, है ना, लेस कर रहा होगा, या वो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा होगा। मतलब हो सकता है कि कुछ समय बाद कुछ जनरेशन्स स्टेराइल आना शुरू हो जाए। स्टेराइल से हमारा मतलब है जो अब फर्टिलिटी नहीं शो कर सकती, जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो या तो वो स्टेराइल हो जाए या फिर उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं इन ब्रीडिंग के। लेकिन अगर आपको इन ब्रीडिंग को रिमूव करना है तो आप आउट क्रॉसिंग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बस एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, that is true. Inbreeding is essential to evolve pure line in any animals, that is what is called as homozygosity, so that is also true. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity, you need to think about it. Inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. क्या
इनब्रीडिंग डिप्रेशन अनडिजायरेबल जीन्स को रिमूव कर पाती है? क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि अगर द वे आई टॉक्ड अबाउट कि अगर मैं रेसेसिव जीन के रिमूवल की बात करूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेसेसिव जीन जो रिमूव हो रहे हैं ये फर्टिलिटी से रिलेटेड ही हों, ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ही हों। इसीलिए ये स्टेटमेंट कंपैरेटिवली गलत है। ऑल्दो फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, ऑल्दो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमारे रेसेसिव जीन्स के कारण ही होती हो। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस वुड बी द राइट ऑप्शन विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर आवर क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, दैट इज ट्रू, क्योंकि आप इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, पेरेंट्स को चूज करके करवा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो क्वालिटी देखी होगी ना आपने, तो सुपीरियर जीन तो आया ही होगा। उस सुपीरियर जीन को एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स, ये रेसेसिव जीन की ही बात है, राइट? सो हेंस द राइट आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो अगर आपको इनब्रीडिंग को एलिमिनेट करना हो तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? तो इनब्रीडिंग को एलिमिनेट करने के लिए मैं डायरेक्टली प्रेफर करती हूँ आउट ब्रीडिंग, राइट? आउट ब्रीडिंग में क्या क्या चीजें आएंगी? तीन चीजें, तीन स्टेप्स आएंगे, आप चाहे कोई भी फॉलो कर लें, तीनों का रिजल्ट एक ही जैसा होगा। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। सारी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स वन बाय वन देखेंगे। आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स को मेट करवाना जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन तक न हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? 4 से 6 जनरेशन तक ही हमें बार बार उन्हें रिप्रोड्यूस करवाना है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 4 से 6 जनरेशन तक जिनका कॉमन एंसेस्टर न हो उन्हें आपस में रिप्रोड्यूस करवाना, इट इज व्हाट इज रेफर्ड एज आउट क्रॉसिंग, राइट? तो आउट क्रॉसिंग मतलब कॉमन एंसेस्टर्स ना हो और आप उन्हें रिप्रोड्यूस करवा दें, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी अवॉइडेड। द अनदर इज क्रॉस ब्रीडिंग, सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल दोनों को ब्रीड करवा के हम एक ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन करते हैं एंड पॉसिबिलिटी होती है कि उस ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स से मैच करते हों। और इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है रिलेटेड इंडिविजुअल्स हो, रिलेटेड स्पीशीज हो, इनके बीच में अगर मेटिंग करवाई जाए तो जो होमोजाइगोसिटी के केसेस हैं वो रिमूव हो सकते हैं। सो दीज 3 मेथड्स कैन बी यूज्ड इफ यू वांट टू एनकाउंटर और इफ यू वांट टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट? क्रॉस ब्रीडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है और इसे सॉल्व करके याद भी रखना है दिमाग में। बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिसार डेल ऑफ शीप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स? तो आउट क्रॉसिंग था क्या, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग? बेसिकली ये दो अलग अलग स्पीशीज को लेकर इन दोनों को ब्रीड करवाया गया था और इन दोनों के ब्रीड से हमें मिला था हिसार डेल, राइट? सो हिसार डेल जो कि शीप की एक न्यू वैरायटी थी, मरीनो रैम्स और बीकानेरी ईव्स से हमें मिली थी एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ये दोनों अलग अलग ब्रीड्स थी। अलग अलग ब्रीड्स को जब आपने रिप्रोड्यूस करवा के एक नया इंडिविजुअल ऑब्टेन किया है तो ऑब्वियसली इट वुड बी क्रॉस ब्रीडिंग। सो द आंसर इज सी एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। यहाँ पे एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मेल था और एक सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। जब दो अलग अलग ब्रीड्स के सुपीरियर इंडिविजुअल्स को लेकर आप ब्रीड करवाते हैं तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग, right? There is one more example. This is how Bikaneri eaves looks like, right? There is one more example जहाँ पे हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। जैसे हमारे पास अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स को जब आपने ब्रीड करवाया है, दो अलग अलग स्पीशीज को ब्रीड करवाया है, तो उसका बेस्ट एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि हमें दोनों पेरेंट्स के, सपोज एक पेरेंट ए है एक पेरेंट बी है, इन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमें सी में मिल जाएंगे। तो सी इंडिविजुअल जो होगा ना, दैट वुड हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड दैट मे हैव इकोनॉमिक हाई वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू,
आई एम सो सॉरी, दैट वुड हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब जो कमर्शियली बहुत अच्छे से आउटपुट देगी, जो कमर्शियली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, isn't it? तो फॉर एग्जाम्पल हॉर्स एंड डोंकी, अब दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ये दोनों एक स्पीशी को तो बिलोंग नहीं करते हैं। इन दोनों को जब हमने ब्रीड करवाया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही थी। एक बीकानेरी ईव्स का एग्जाम्पल बच्चों आपको याद रखना है अच्छे से, और दूसरा ये एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। तो हॉर्स और डोंकी के रिप्रोडक्शन से हमें म्यूल मिला। म्यूल की इकोनॉमिक वैल्यू वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये इंडिविजुअल कैसा है, स्टेराइल है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, फर्टाइल नहीं है ये, इट इज़ कम्प्लीटली स्टेराइल इन नेचर। लेकिन इसकी सामान ढोने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, और इसीलिए हम इसे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस वाज द एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे ये हॉर्स और डोंकी के ब्रीड से हमें म्यूल मिला, इसमें क्यों स्टेराइल है ये भी बताना चाहूँगी मैं आपको। इसके क्रोमोसोम 64 है, मतलब डिप्लॉयड सेट इज 64, तो इसका हाफ जो होगा दैट वुड बी 32, गैमीट्स में 32 होंगे। इसके पास डिप्लॉयड सेट, मतलब डोंकी के पास डिप्लॉयड सेट है 62, तो इसका जो हाफ होगा दैट वुड बी 31, है ना। दिस इज एन गैमीट्स में। अब 32 प्लस 30n, सॉरी 32 प्लस 31 दैट गिव्स यू 63 विच इज म्यूल। तो अब ये ना तो इससे कंप्लीटली इसके क्रोमोसोम रिजेंबल कर रहे हैं, ना इससे रिजेंबल कर रहे हैं, इसीलिए दैट बिकम्स स्टेराइल। क्योंकि उसका हेप्लॉइड, सोचिए बेटा हेप्लॉइड क्या बनेगा, और वो हेप्लॉइड क्या वाकई ही डिप्लॉयड होने के बाद, मतलब अगर आप 63 को आधा करने जाएंगे तो आपको ये फ्रैक्शन में ही मिलने वाला है। So that is the reason why that is sterile. Neither resembles to this species properly, completely, nor resembles to this species completely.